प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट मॉडल्स हैं, लेकिन वर्जन्स चेंज होने की वजह से अब वो वाले मॉडल्स कोलैब पे नहीं चल रहे होते। तो उसमें लिटिल चेंजेस करने के साथ हम उन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे जो-जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ, उन चैप्टर्स के मॉडल्स को खुद से मॉडिफ़ाई करके उनको 7 पीएम की क्लास में मैं अम सेंड कर देती हूँ। और अब ये अप टू यू कि आप उन मॉडल्स को देखें, उन पे प्रैक्टिस करें। आज जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर देख रहे हैं, इसमें भी जो कोड था उसमें लिटिल चेंजेस करके मैंने एक नोटबुक तैयार कर ली है। इस मॉडल को हम थोड़ा-सा देखेंगे, इसके टेक्स्ट को देखेंगे और फिर हम इसको मॉडल को प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप्स हैं, तो वो अपने लैपटॉप्स निकाल लें और चाहें तो इसकी प्रैक्टिस साथ-साथ कर सकते हैं, साथ-साथ हम लोग इसको देखते भी जाते हैं। अच्छा, अब हम बुक के ऊपर जाते हैं, किसी की कोई पिछली क्लास में से कोई क्वेश्चन हो, तो पूछ ले या कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो ऐड कर दे, अदरवाइज़ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सजेशंस के लिए भी हम ओपन हैं, कोई भी अगर अच्छी सजेशंस हमें मिलती रहें, तो हम इम्प्रूव करते रहेंगे। अच्छा, लॉन्ग थिंग शॉर्ट ये कि अगर हम ऐसे देखें फिर दोबारा से कि हमारे पास जिनमें हम काम कर रहे हैं अभी, जिन तो हम देख रहे हैं बेसिक मॉडल्स, जो बेसिक मॉडल्स हैं उनमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के मॉडल्स हैं। तो हमने जो अभी लास्ट मतलब एक दिन पहले, कल नहीं परसों, जो हमने मॉडल देखा था वो रीयूटर्स का मॉडल था, जिसमें 46 प्रोबेबिलिटीज थी। और उससे पहले हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन का मॉडल देखा था जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी। अब कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ऐसे डिस्क्राइब करें कि वो रिग्रेशन के मॉडल होते हैं, तो रिग्रेशन के मॉडल्स को हम अगर आम ज़बान में समझें इस तरीके से कि जहाँ पे कंटीन्यूअस वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हम इसको आइडेंटिफ़ाई करें कि ये कैट है कि डॉग है, बाइनरी हो गया। अगर हम ये कहें कि 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं, हैंड रिटन डिजिट्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना है, मल्टी क्लास हो गया। अब अगर मैं ये कहूँ वेदर फ़ॉरकास्ट करना है, मैच के स्कोर्स को प्रिडिक्ट करना है, या फिर मैं ये कहूँ कि हाउस की प्राइज़ेज़ को प्रिडिक्ट करना है, तो देन हम किसी और तरह का मॉडल होगा जो यूज़ करेंगे, जो उस डेटा के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कार से भी मिसाल ले सकते हैं, हम कोई कार कार की मिसाल ले सकते हैं, हम कोई हाउस की मिसाल ले सकते हैं। दोनों की मैं थोड़ी-थोड़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहीं जाऊँ और मैं जाके ये बोलूँ कि मेरी पसंद की कार ये होंडा होनी चाहिए, मॉडल ये होना चाहिए, उसकी लाइक माइलेज ये होनी चाहिए, इंजन की पावर ये होनी चाहिए, और वो उसमें एसी होना चाहिए, वो 5 सीटर होनी चाहिए, या व्हाटएवर जो भी मेरी डिमांड्स हैं। कोई एक ऐसा मॉडल हो जहाँ पे मैं अपनी डिमांड्स को दूँ और वो मुझे मे और उसके पास वो डेटा ट्रेन डेटा हो जिस पे वो मुझे मेरी पसंद की और मैं ये कहूँ उसके प्राइस क्या होने चाहिए। तो फिर वो उस कैटेगरी के अंदर जो कार्स आ रही होंगी, उनकी पॉसिबिलिटीज़, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ वो मुझे बता देगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती है। इसी तरह से अगर मैं घर के बारे में बात करूँ कि मुझे एक फ्लैट चाहिए जो बस स्टॉप से करीब हो, उसमें 2 कमरे हों और उसमें हवा आती हो, उसकी कवर्ड एरिया ये हो, और फिर मैं कहूँ कि अब मुझे उसको मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो बहुत सारे उसमें घर डले हुए हों जिनका डेटा उसके पास ट्रेंड हो, और उसमें से वो मुझे एक घर के बारे में या 2 या 4 या 10 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मुझे बताएँ। तो अब जो इसके जो आंसर्स आ रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसका डेटा भी डिफरेंट वे में हम टैकल करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस पूर मॉडल का पूरा आर्किटेक्चर बिल्कुल चेंज होगा। तो अब इसको बुकिश वे में भी समझते हैं कि कहते हैं कि हमने जो पिछली एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स थी, वेयर द गोल वाज़ टू प्रेडिक्ट अ सिंगल डिस्क्रीट लेबल ऑफ एन इनपुट डेटा पॉइंट, जहाँ पे
एक मॉडल को प्रिडिक्ट करना था एक कॉन्क्रीट लेवल। अनदर कॉमन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम इज रिग्रेशन। हमारी जो पहले वाली दो प्रॉब्लम्स है दोनों ही क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं, एक बाइनरी और एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब ये जो दूसरा टाइप है ये रिग्रेशन है, विच कंसिस्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग अ कॉन्टिन्यूअस वैल्यू इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट लेवल। अब यहाँ पे एक खास कैटेगराइज वे नहीं है, कोई डिस्क्रीट लेवल नहीं है, बल्कि क्या है, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज जनरेट हो रही होती है और उनको शफल करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम चीजें चेक कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये कहता है कि अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें टेम्परेचर टुमारो given meteorological data or predicting the time that a software project will take to complete given its specification। अगर तो मैं ये चाहूँ कि मुझे टेम्परेचर का पता चले कि कल टेम्परेचर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ मुख्तलिफ चीज़ों को कैटर करेंगे कि पिछले दिनों में क्या चीज़ें रही हैं, हवा का दबाव कितना था और क्या चीज़ें थी। और समटाइम्स हम ये भी देख सकते हैं पिछले 5 सालों में जून 5 को किस तरह का वेदर रहा था, 5 से 10 के बीच में क्या कैसे रहा था, 10 से 15 के बीच में कैसे रहा था। तो इतना सारा डेटा जब उसके पास होगा तो उसके बाद जो प्रेडिक्ट करेगा वो ऑलमोस्ट 99-98% सही होता है। अच्छा, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को। तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे दो चीज़ों को। एक रिग्रेशन है जिसमें हम मॉडल ट्रेन करते हैं और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम है जो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के अंदर यूज करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। रिग्रेशन का मॉडल, रिग्रेशन का जो एल्गोरिथम है वो डिफरेंट थिंग है। बस ये यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। अब कहते हैं द बॉस्टन हाउसिंग प्राइस डेटा सेट। 1970 का 70s का एक डेटा है और इसका नाम है बॉस्टन हाउसिंग प्राइस डेटा सेट। इस डेटा सेट को लेके हम अपना मॉडल को ट्रेन करेंगे। ये उस वक्त के कुछ किसी एरिया का डेटा सेट है सच एज द क्राइम रेट। अच्छा, अब उसमें ये देखते हैं कि जैसे अगर हम एक एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दें कि मुझे यार ऐसी जगह पे घर चाहिए जहाँ पे क्राइम रेट कम हो, जहाँ पे लोकल प्रॉपर्टी टैक्स कम हो, और सो ऑन। आप बहुत सारी चीज उसमें ऐड कर सकते हैं। द डेटा सेट वी विल यूज हैज एन इंटरेस्टिंग डिफरेंस फ्रॉम द टू प्रीवियस एग्जाम्पल। अब ये वाला जो डेटा सेट है ये पिछले दो जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इट हैज रिलेटिवली फ्यू डेटा पॉइंट्स। इसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो फ्यू हैं, ओनली 406 आई थिंक। यहाँ पे 406 इज स्प्लिट बिटवीन 404 ट्रेनिंग सैंपल्स। अच्छा, यहाँ पे हम जो डेटा सेट को ट्रेन करेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि पहले हमने टेस्टिंग और ट्रेनिंग आई थिंक ये थी, वैलिडेशन मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वैलिडेशन नहीं की। यहाँ पे हम वैलिडेशन को भी देखेंगे और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि वैलिडेशन यहाँ पे क्यों जरूरी थी। इट हैज रिलेटिवली फ्यू डेटा पॉइंट्स, 404 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं और 102 टेस्ट सैंपल्स हैं, एंड ईच फीचर इन द इनपुट डेटा, फॉर एग्जांपल द क्राइम रेट हैज अ डिफरेंट स्केल। और हर फीचर जो हमारे डेटा में आ रहा है जिसका अगर हम एग्जाम्पल ऐसे लिखें कि क्राइम रेट कितना है, तो वो डिफरेंट स्केल के अंदर है। जैसे क्राइम रेट्स मतलब 10 एरियाज में है और 5 एरियाज पे नहीं है, तो वहां तो हम ये सीखते हैं ना, जब हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा होता है तो हमारी सारे रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए ताकि वहां पे जो वेक्टराइजेशन है वो प्रॉपर हो सके। लेकिन यहाँ पे चीजें डिफरेंट हैं। Each feature in the input data, for example, has a different scale. For instance, some values are proportions. कुछ values हैं जो proportion में होंगी। जैसे कि अगर हम घर का नाम देखें और उसके साथ रूम की तादाद देखें, तो कोई ना कोई तो रूम की तादाद डिफरेंट हो सकती है लेकिन होंगी जरूर। तो वहां पे तो डेटा घर के सामने जितना डेटा होगा पूरा होगा। लेकिन कहीं पे क्राइम के रेट 0% भी हो सकता है तो वहां पे नहीं होगा, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट स्केल्स के ऊपर हो सकता है। Which take values 0 and 1, other take values 1, 2 and 12, other between 0 and 100 and so on। तो वैल्यूज कोई किसी में 0 1 की वैल्यूज हो सकती हैं, किसी में 0 से 12 हो और कहीं इससे भी ज्यादा भी, और ये कहते हैं सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये कोड शो कर रहा है, इस कोड में तो थोड़ा एरर आ रहा था, तो इसको लिटिल चेंजेस के साथ यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लोड किया और ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही सेल्स की डिस्क्रिप्शंस में डाल चुकी हूँ।
आखिर के 2 या 3 सेल्स हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन नहीं डली हुई, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे। इट अपीयर्स यू आर ट्राइंग टू, ये बता रहा है कि हमने क्या किया है, हमने बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट को अपलोड किया है, और उसके बाद हाउएवर प्लीज नोट दिस मॉड्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड केयर बट इन कॉमनली यूज इन ट्यूटोरियल एंड एग्जांपल बिफोर यूजिंग द कोड। ये यही बता रहा है कि ये जो बुक थी, इसमें जो ये कोड था वो पहले डिफरेंट था, तो अब ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली होता है। तो जो लिटिल डिफरेंसेस आए थे वो मैंने सारे अपडेट कर दिए। बिफोर यूजिंग कोड इंश्योर दैट यू हैव इम्पोर्टेड द नेसेसरी लाइब्रेरीज, वो आगे आगे जहां जहां जरूरत थी वहां पे मैंने लाइब्रेरीज को डाल दिया है, वो आ गई है वहां पे। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पे इसने इसका डेटा का शेप चेक किया, ताकि वो डेटा को देख सके, तो 40413 आ रहा है, और टेस्ट डेटा में 102 और 13 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है, ये इसका ट्रेन डेटा का शेप आ रहा है 404 और 13, और ये टेस्ट डेटा का शेप आ जाएगा, सॉरी इसको मैंने कमेंट किया हुआ था, अब आ जाएगा 102 और 13। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस बुक की तरफ। एज यू कैन सी वी हैव 404। अच्छा, हमने देख लिया कि हमारे पास टेस्ट सैंपल्स कितने हैं और ट्रेनिंग सैंपल्स कितने, ईच विद 13 न्यूमेरिकल फीचर सच एज per capita crime rate, average number of rooms per dwelling, accessibility of highways and so on। तो इसके जो ये जो 13 फीचर्स हैं, वो 13 फीचर्स में क्या क्या चीजें हैं, कह रहे क्राइम रेट हो सकता है, एवरेज नंबर ऑफ रूम हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी हाईवे से वो कितना करीब है, एंड सो ऑन, जो भी चीजें और हो सकती हैं। और उसके बाद ये टारगेट्स चेक कर रहा है, द टारगेट्स आर द मीडियन वैल्यूज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड होम इन $1000। ये वो वाली टारगेट वैल्यूज हैं जो ओनर ऑक्यूपाइड होम्स हैं, तो वो उनको चेक कर रहा है। इसको भी हमने यहाँ पे नोटबुक में चेक किया हुआ है, टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा, और यहाँ पे टारगेट्स चेक कर रहा है, यहाँ पे टारगेट्स को शो करा रहा है। अच्छा, दिस प्राइजेस आर टिपिकली बिटवीन 10,000 to 50,000। अच्छा, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट आ रहे हैं, तो ये या इसके भी आंसर में इतना ही लंबा एरे आया होगा, लेकिन क्योंकि बुक को इतना बड़ा नहीं करते, छोटा रखते हैं, तो दैट्स वाई वो वहां पे ज्यादा शो हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ये प्राइजेस थे 10,000 से $50,000 के करीब में। इफ दैट साउंड, अगर आपको ये सस्ते लग रहे हो तो ये याद रखें कि ये 1970s की बात है। दीज प्राइस आर नॉट एडजस्टेड, अब अभी तक ये प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से एडजस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिस के लिए। प्रिपेयरिंग द डेटा, it would be problematic to feed into a neural network values that all takes widely different ranges। हमने ये चीज पहले भी देखी, पहले भी पढ़ी थी कि जब न्यूरल नेटवर्क में हम डेटा को फीड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर वो उनके रेंजेस डिफरेंट होते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। तो इस ये है तो प्रॉब्लमेटिक ही बात, क्योंकि वो कोरिलेशन नहीं बना पा रहा होता। आई थिंक द मॉडल माइट बी एबल टू ऑटोमेटिकली अडॉप्ट टू सच हेट्रोजीनियस डेटा। तो क्या मॉडल इस डेटा को अडॉप्ट कर सकता है ऑटोमेटिकली, बट इट वुड डेफिनेटली मेक लर्निंग मोर डिफिकल्ट। लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि लर्निंग और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि इस डेटा को फीचर वाइज नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएं। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर बहुत बड़ा डिफरेंस किसी दो वैल्यूज के बीच में आ रहा होता है, उन वैल्यूज को कैलकुलेशंस के थ्रू उन वैल्यूज को नॉर्मलाइज किया जाए फॉर ईच फीचर इन द इनपुट डेटा। और वो होता तो ऑफ कोर्स हम मैनुअली तो वो चीज़ें नहीं करते, वो होता कोड के थ्रू ही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोड हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं, जिनको हम लगा के और उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं।
For each feature in the input data column in the input data matrix, we subtract the mean of the feature and divide by the standard deviation. जितना भी हमारा जितने ईच फीचर में जितना डेटा पड़ा है, जो कॉलम इनपुट का मैट्रिक्स है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन को निकाल के, और उसको डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, so that the feature is centered around zero and has unit standard deviation. This is easily done in numpy. तो ये सारा काम जो हमने वैसे अभी देखा, इसको हम numpy में आराम से कर सकते हैं। तो numpy का कोड हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, और यहाँ पे हम उसको इस तरह से इस कोड को चलाएंगे और ये चीज इस तरह से हो जाएगी जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब हुई हुई है। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने इसको कैसे चलाया है, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने डाल दिया। ठीक है। हम्म। Note that the quantities used for normalization, the test data are computed using the training data. You should never use any quantity computed on the test data in your workflow, even for something as simple as data normalization. अब ये कह रहे हैं जो हमने क्वांटिटीज दी हैं, यूज की है नॉर्मलाइजिंग टेस्ट डेटा के लिए, ये कंप्यूट हुई हैं ट्रेनिंग डेटा के साथ। ट्रेनिंग डेटा को कंप्यूट किया। यू शुड, इसको आप नेवर कंप्यूटेड इन द टेस्ट डेटा इन योर वर्कफ्लो, लेकिन इसको वर्कफ्लो के दौरान आप टेस्ट डेटा के ऊपर नहीं लगाएंगे। आई थिंक इसको हम देखेंगे अभी आगे कि ये क्यों क्यों कह रहे, क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज सो फ्यू एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल। वी विल यूज अ वेरी स्मॉल मॉडल विद टू इंटरमीडिएट लेयर्स ईच विद 64। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा बहुत ही छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ हम दो लेयर्स लगाएंगे, दो इंटरमीडिएट लेयर्स होंगी, और इसके अंदर 64 यूनिट्स रखेंगे। In general, the less training data you have, the worse overfitting will be. जितना ज्यादा, मतलब हम जब हमने तीन जगह पे उसको स्प्लिट कर दिया डेटा को, डेटा आपके पास छोटा है पहले उसने बताया, उसके बाद आपने उसको तीन जगह पे स्प्लिट कर दिया, क्योंकि अगर आपने एक ही एरिया के अंदर काम करना है या एक ही सिटी के अंदर काम करना है, तो कितना ज्यादा डेटा जनरेट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर उसको आपने स्प्लिट भी कर दिया, ट्रेनिंग में भी कर दिया, टेस्टिंग में भी कर दिया, वैलिडेशन में भी कर दिया, और सिर्फ काम आप क्या करते हैं, सिर्फ काम आप ट्रेनिंग डेटा पे करते हैं। टेस्टिंग डेटा तो इसलिए होता है कि आप उसको चेक कर सकें कि जो चीजें आपने मॉडल को सिखाई हैं, क्या वो सीखा है कि नहीं सीखा। तो क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इन जनरल द लेस ट्रेनिंग डेटा यू हैव द, और ओवर फिटिंग मैंने बताया था, ओवर फिटिंग में क्या होता है कि आपका मॉडल ओवर फिट हो जाता है, और ट्रेनिंग पे वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, समटाइम 100% भी रिजल्ट दे रहा होता है, लेकिन जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो वो उसको लर्निंग पता चलता है कि लर्निंग हुई नहीं है। एंड यूजिंग अ स्मॉल मॉडल इज वन वे टू मिटिगेट ओवर फिटिंग। अगर तो आपका डेटा बहुत छोटा होता है और आपका मॉडल बहुत बड़ा होता है, तो आप बहुत ज्यादा ओवरफिटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो आपको, अगर आपका डेटा छोटा है, तो आपको मॉडल भी छोटा चाहिए होता है, और मॉडल छोटा करने के लिए उसने क्या किया, लेयर्स ही दो लेयर्स लिए हैं, सिर्फ दो लेयर्स हैं, और उन लेयर्स में उसकी लर्निंग प्रोसेस को पूरा कराया। Because we need to instantiate the same model multiple time, we use a function to construct it. यहाँ पे एक फंक्शन भी इसने बनाया। अब ये आगे जाके बताएगा कि ये मॉडल क्योंकि मल्टीपल टाइम्स चलेगा, तो इसलिए हमने एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया जिसको जिसको कॉल करेंगे, और उसके बाद हम इस मॉडल को दोबारा रीरन करेंगे। उसका रीजन ये है कि हम आगे उसमें वैलिडेशन के थ्रू उसकी ट्रेनिंग करेंगे, और उसमें के फोल्ड मेथड यूज करेंगे। तो के फोल्ड मेथड को रीरन करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है, और फिर यहाँ पे इसको कंपाइल करा है। द मॉडल एंड विद अ सिंगल यूनिट एंड नो एक्टिवेशन, इट विल बी अ लीनियर प्लेयर। दिस इज अ टिपिकल सेटअप फॉर स्केलर रिग्रेशन। ये वाला जो इसने यहाँ पे कोड बनाया, कह रहा है कि टिपिकली स्केलर रिग्रेशन के लिए यूज होता है। यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट अ सिंगल कॉन्टिन्यूस वैल्यू। अब आपको एक एक सिंगल कॉन्टिन्यूस वैल्यू जनरेट करनी है। अप्लाइंग एन एक्टिवेशन फंक्शन वुड constrain the range to output can take. For instance, if you applied a sigmoid activation function to the last layer, the model could only learn the predicted value 0 to 1. अगर इसके आखिर में आप sigmoid का एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज क्या प्रेडिक्ट होंगी, 0 to 1। Here's because the last layer is purely linear, the model is free to learn to predict values in any range.
लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी लास्ट लेयर लीनियर है, तो मॉडल अब फ्री है लर्न करने के लिए कि वो एनी रेंज में जो है वो चीज़ों को लर्न कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेंज डिफरेंट वेरी कर रही है और डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ हमें वो करना है। मतलब लाइक अगर किसी एक जगह पे का की कोई वैल्यू है, वो देखनी है, वो उस घर में बाकी की चीजें, उस घर के साथ जो बाकी की चीजें जुड़ी हैं, अगर वो चीजें प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपने दूसरे दूसरे किसी सेटअप पे जाना है, एंड सो ऑन। नोट दैट वी कंपाइल द मॉडल विद द एमएससी लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर एरर। और हम जब अपने मॉडल को कंपाइल करेंगे, तो हम मीन स्क्वायर एरर को के लॉस एमएससी लॉस फंक्शन को यूज करेंगे। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्शन एंड टारगेट। ये किसके बीच में स्क्वायर है? ये प्रेडिक्शंस क्या आई हैं और टारगेट्स क्या थे? टारगेट वो हैं जो आने चाहिए। अब प्रेडिक्शन वो है जो आपके मॉडल ने की है। दिस इज अ वाइडली यूज लॉस फंक्शन फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम। ये वाला जो लॉस फंक्शन है जिसको हम एमएससी कहते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा यूज होता है। वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग न्यू मैट्रिक during training mean absolute error MAE. It's the absolute value of the difference between the prediction and target. अच्छा, हम ये एक और न्यू मैट्रिक भी यूज करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग के। जब हम ट्रेनिंग करा रहे होंगे तो पहले हम एक कोड चलाएंगे जिसमें हम सिंपली ट्रेनिंग कराएंगे, और ट्रेनिंग में हम के फोल्ड मेथड यूज करेंगे, और अगले वाले सेल में हम के फोल्ड मेथड के साथ उसकी हिस्ट्री भी जनरेट करेंगे कि एवरी एवरी फीचर किस तरीके से लर्न कर रहा है और उसके जो है मीन स्क्वायर एरर क्या आ रहा है। और उसके बाद हम प्रिडिक्शन और के टारगेट्स के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि 0.5 MB 0. दिस प्रॉब्लम मीन योर predictions are off by $500 ऑन एवरेज। अगर हमारा मीन स्क्वायर एरर 0.5 आ रहा है, तो आपका जो टोटल मीन प्रेडिक्शन में टोटल मीन जो बनता है वो $500 पर एवरेज बन रहा है, ऑन एवरेज बन रहा है। इट इज अच्छा, इस यहाँ पे मैं इसको हमने इस वाले सेल को चला के देखना है। ये वाला सेल जी, ये वाला सेल हम इस पे इसको चला के देखते हैं। विद अच्छा ठीक है। अब दोबारा हम किताब के ऊपर चलते हैं। अब कहते हैं वैलिडेटिंग योर अप्रोच यूजिंग के फोल्ड वैलिडेशन। थोड़ा सा हम के फोल्ड वैलिडेशन को देखेंगे। इसकी एक पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू भी हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे हम के फोल्ड वैलिडेशन यूज कर रहे हैं। और पहले थोड़ा सा के फोल्ड को देख लें कि के फोल्ड है क्या। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे ट्रेनिंग में किस तरीके से ये दिखा रहे हैं। ये वाली ट्रेनिंग है, ये वाला टेस्ट है। उसके बाद ये डेटा है हमारे पास। फिर ये इसी डेटा को या दूसरे डेटा को शफल करके अब यहाँ से यहाँ तक इसकी टेस्टिंग है, और 3 4 5 इसकी ट्रेनिंग है। इस तरह से फिर इससे सेंटर वाला जो है एक बैच है उसको उठाया और उसमें से टेस्ट किया, और ऊपर और नीचे के बैचेस को इसने ट्रेन किया। इस तरह से फोर्थ वाला बैच लिया। तो ये इस तरह का जो मेथड है इसको हम के फोल्ड मेथड कहते हैं। और इस तरह की रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज करते हैं। इसमें हर हर आइट्रेशन के साथ हम एक्यूरेसी स्कोर को देख सकते हैं, और हम इसको प्लस कर सकते हैं, और फिर हम इसका मीन निकाल सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द डेटा इज स्प्रेड इन अ वे ऑफ कंसिस्टेंसी विल मेक अ कंक्लूजन वेदर टू फॉर द प्रोडक्शन विद द मॉडल और नॉट। हम यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस तरह से डेटा हमारा स्प्रेड हुआ हुआ है, क्या वो कंसिस्टेंट है, और उसके बाद जो उसका कंक्लूजन निकलेगा वो मॉडल के प्रोडक्शन के लिए कैसा होगा, मतलब हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट करेंगे नमपाई को और केरास को और टेंसर फ्लो को, क्योंकि अगले वाले सेल्स में हम इन सब चीज़ों को यूज करेंगे।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि के फोल्ड को हम यूज करेंगे वैलिडेशन के लिए। सच एज द नंबर ऑफ एबॉक यूज फॉर ट्रेनिंग, वी could split the data into training set and a validation set। अब यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं कि वैलिडेशन सेट की। पहले अभी तक हम टेस्टिंग और ट्रेनिंग के डेटा को देख रहे थे एज वी डिड इन द प्रीवियस एग्जांपल, बट बिकॉज वी हैव सो फ्यू डेटा पॉइंट्स द वैलिडेशन सेट would end up being very small। तो हमने क्योंकि इसका डेटा सेट छोटा है, तो वैलिडेशन का जो डेटा है वो हमारे पास बहुत ही थोड़ा है। फॉर इंस्टेंस अबाउट 100 एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास सिर्फ 100 एग्जाम्पल्स है। एज अ consequence the validation scores might change a lot of depending on which data points we choose for validation and which we choose for training। The validation scores might have a higher variance with regard to validation split। दिस वुड प्रिवेंट अस। अच्छा, अब जो क्योंकि वैलिडेशन हमारे पास डेटा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के फोल्ड को यूज करेंगे ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के अंदर डेटा को उठाए, और वहाँ पे जो हमारा जो एक्यूरेसी है वो बेहतर आ सके। बेसिकली यहाँ पे हम के फोल्ड को इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत छोटा है और हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम वी आर यूजिंग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड। This would prevent us for reliably evaluating our model the best practice in such situation। अब जब ऐसी सिचुएशन है, डेटा आपके पास बहुत कम है, तो हमारे लिए बेस्ट चॉइस क्या है कि हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को यूज कर लें। और इसमें थ्री फोल्ड्स देखो, इसमें इस तरीके से बनाए हैं कि पहले डेटा के 3 पॉइंट्स हैं, उसमें पहले डेटा के साथ वैलिडेशन कर ली। फोल्ड 2 में जो है वो सेकंड वाले बैच के साथ, और फोल्ड 3 में थर्ड वाले बैच के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्लिटिंग द अवेलेबल डेटा इनटू के पार्टीशंस। तो इसमें स्प्लिट करेंगे डेटा को के पार्टीशंस के अंदर, और के इज इक्वल टू 4 और 5 कुछ भी लिख सकते हैं। कितने फोल्ड आपने लेने हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। और फिर इसमें के आइडेंटिकल मॉडल्स को देखेंगे और ट्रेनिंग के 1 पर अच्छा, यहाँ पे द वैलिडेशन स्कोर ऑफ द मॉडल यूज इन देन द एवरेज ऑफ द के वैलिडेशन स्कोर ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ कोड। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हम इसको इस कोड के थ्रू देखें और यहाँ पे भी हम देखें, तो हम इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। यहाँ पे इसने इसको डिफाइन किया है कि के इज इक्वल टू 4 है, और फिर यहाँ पे ये पूरा कोड है, और यहाँ पे ये सारे फोल्ड्स को शो कर रहा है कि ये वाला फर्स्ट 0 1 2 3, यहाँ पे ये सारे फोल्ड्स को शो कर रहा है। और उसके बाद इसने ये आखिर में इसका मीन स्क्वायर एरर निकाला, जो कि हम अगली लाइन में निकाल लेते हैं। ये वाला मीन एनपी डॉट मीन स्क्वायर एरर निकाला सारे स्कोर्स का। ऑल स्कोर्स इज इक्वल टू, आई थिंक ये जो है, ये सारे ही फोल्ड्स हैं इसके अंदर, और इसमें यहाँ पे इसने इसका मीन स्क्वायर एरर 2.4 निकाल दिया। ठीक है, दोबारा बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये डिफरेंट आपको शो कर सकता है। जो हमने अभी मीन स्क्वायर एरर निकाला है वो 2.1 से लेकर 3.1 के बीच में हो सकता है। एवरेज इसका 2.6 आएगा। और ये काफी ज्यादा रिलायबल मेट्रिक होता है एज अ सिंगल स्कोर। दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ के फोर वैलिडेट क्रॉस वैलिडेशन। ये पूरा जो इसको यूज करने की वजह है वो बस यही है कि आपके पास अगर जो डेटा छोटा है, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में उसको यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, लर्निंग करा सकते हैं। अच्छा, और इस केस में अगर हम मैथमेटिकली देखें, तो फिर हम उसको ऑन एवरेज 2600 की रेंज दे सकते हैं, विच इज सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग द प्राइस इज फ्रॉम 10,000 टू 50,000। लेट्स ट्राई ट्रेनिंग द मॉडल अ बिट लॉन्गर 500 epochs। अब उसने पहले जो किया था, आई थिंक वो 100 epochs के ऊपर इसने उसको ट्रेन किया था। अब ये है, अब इसको ये 500 epochs के ऊपर ट्रेन कर रहा है, और उसके बाद दोबारा इसका मीन स्क्वायर एरर देखेगा कि इसमें मीन स्क्वायर एरर इसका क्या आ रहा है। एक मिनट, मैं ऊपर वाले कोड पे जाती हूँ, उसकी चेक करती हूँ epochs कितना। हाँ देखें, यहाँ पे epochs 100 है। अब ये 100 epochs के बाद अब 500 epochs होंगे। दैट्स मीन कि अब ये 500 टाइम्स इसकी आइट्रेशन होंगी। तो जब आइट्रेशन ज्यादा होंगी, तो ये हमारे मॉडल की लर्निंग अच्छी होती है। यहाँ पे हम इसको आइट्रेशंस को ज्यादा करके देख लेते हैं।
कि क्या होता है। अब ये 0 फोल्ड के ऊपर है। 500 बॉक्स के साथ काम कर रहा है। और पहले पहले ब्लॉक ऑफ कोड में इसने वैलिडेशन डेटा को प्रिपेयर किया है। फिर ट्रेनिंग डेटा को प्रिपेयर किया है फॉर आउट पार्टीशंस, बिल्ड द केरास मॉडल ऑलरेडी कंपाइल, जो हमने मॉडल कंपाइल्ड है उसको वहाँ यहाँ पे बिल्ड किया है। ट्रेन द मॉडल साइलेंट मोड where boss is equal to 0. We can then compute the average of pre score for all fold. ये वाले कोड के बाद हम सारे जो फोल्ड्स हैं उनके अलग अलग एवरेज मीन स्क्वायर MAE ले सकते हैं। मीन सक्सेसिव मीन के फोर वैलिडेशन स्कोर्स हम हर फोल्ड के ले सकते हैं इस वाले कोड से। अभी ये प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद फिर अगले अगली। और यहाँ पे ये एवरेज मीन एब्सोलूट एरर को बता रहा है अक्रॉस ऑल फोल्ड्स ऑफ ईच epoch ड्यूरिंग ट्रेनिंग। So average mean average error history will contain the average mean average error of each for each epoch across the all folds during training. ये जितनी epochs चल रहे हैं उन सबकी मेन एवरेज एरर को ले लेगा। दिस कैन बी यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग हाउ द मॉडल परफॉर्मेंस चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग epochs। तो यहाँ इससे फायदा ये होता है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि एवरी हर epoch के बाद उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है, और उसमें उसको ट्रेनिंग बेटर वे में हो रही है नहीं हो रही, तो देन उसको रोका भी जा सकता है, अदरवाइज उसको चलते भी रहने दे सकते हैं। अब ये ट्रेनिंग हो जाए तो बस ये एक फोल्ड रह गया है, इसको फिर चेक करते हैं। उसके बाद ये इसकी प्लॉटिंग करा रहे हैं। फिर हम इसकी प्लॉटिंग करा के इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये बुक में ये कह रहा है कि जिस तरीके से ये वाला प्लॉट हमने किया है, तो शुरू के 10 डेटा पॉइंट्स को अगर हम निकाल दें तो फिर उसकी प्लॉटिंग अच्छे तरीके से हम चेक कर सकते हैं। लेट्स omit 10 डेटा पॉइंट्स विच आर ऑन डिफरेंट स्केल देन द रेस्ट ऑफ द कर्व। तो हम शुरू के 10 को निकाल देंगे और देन उसको दोबारा चेक करेंगे, तो फिर वो इस तरह से दिखेगा, हमें डिफरेंटली दिखेगा थोड़ा। अब ये यहाँ पे बिल्कुल एक सेम वे में दिख रहा है, और जब हम दोबारा इसको चेक करेंगे शुरू के 10 को ओमिट करके, तो फिर ये हमें इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक ट्रेनिंग द फाइनल मॉडल। अब ये यहाँ पे ये फाइनल मॉडल को ट्रेन कर रहा है, जिसमें एक एपॉक्स इसने डिफाइन किया है 130 बाय साइज 16 का है। और इसमें इसने कहा है कि टेस्ट करो MSC स्कोर को, MAE स्कोर को, मॉडल डॉट एवेल्यूएट द टेस्ट डेटा और टेस्ट टारगेट्स को। और उसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये इस तरह से वैलिडेशन क्या बता रहा है, MAE by epoch excluding the first 10 data points, here's the final result। अब वो 2.4 का मीन स्क्वायर MAE दे रहा है, मीन एवरेज एरर। यहाँ पे अब ये जो फाइनल मॉडल है उसकी ट्रेनिंग हो रही है। जो पहले था हमारे पास 2.3 था, या 2.1 था इसका एरर, और अब स्कोर इसका 2.5 हो गया। We are still off by a bit under 22,500. It's an improvement, just like
With the two previous tasks, you can try varying the number of layer in the model or the number of unit per layer, so to see if you can squeeze out a lower test error. अगर अब आपने देखा कि आप तकरीबन 2500 के अंदर हैं, इम्प्रूवमेंट तो है, पहले से वो 500 पे था और अब डिफरेंट हमने कोड इसमें ऐड करके उसको 2500 पे ले आए। बट टू प्रीवियस टास्क में अगर आप के को कंपेयर करें तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स जो है हमारे मॉडल की हम उनको चेंज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट पर लेयर, क्योंकि हमने वहाँ पे लेयर्स के अंदर यूनिट्स रखे थे 64 और 64। अगर लेयर्स हमारे पास दो है, हम लेयर्स को 4 कर दें और वहाँ पे 16 16 रख लें, या इस तरह से यूनिट्स को चेंज कर दें, तो टू सी इफ यू कैन, अब इससे ज़्यादा अगर आप लोअर कर सके टेस्ट एरर को तो मे बी ये पॉसिबल हो। जनरेटिंग प्रेडिक्शंस और न्यू डेटा, अब ये प्रेडिक्शंस करा रहा है न्यू डेटा के साथ, और ऑन आवर बाइनरी क्लासिफिकेशन वी रिट्रीव द स्केलर स्कोर 0 1 फॉर ईच इनपुट सैंपल विद आवर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मॉडल, retrieve a probability distribution. Now with the scalar regression model predict return the model guess। ये बहुत समझने वाली बात है। पहले हमने जब बाइनरी क्लासिफिकेशन की थी तो वहां पे हमारे पास दो ही वैल्यूज थे जिनके आंसर आ सकते थे, या तो वाइट है या ब्लैक है, या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो जीरो है या वन है। फिर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन थी, वहां पे भी हम हमारी एक चीज डिफाइंड थी, प्री डिफाइंड थी कि इन्हीं 10 में से कोई आंसर हो सकता है। जो हमने मॉडल किया था वो 0 से 9 तक हैंड रिटन डिजिट्स थे, उनमें से एक कोई आंसर हो सकता है। अब आपका मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो एक गैस है कि ये एक सैंपल प्राइस हो सकते हैं इस तरह के घर के। तो उसको करने के लिए एक कोड है, यहाँ पे इसने इस कोड को रन किया है, हम भी इसको देख सकते हैं। ये हमने चला लिया था, यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर निकाला और यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस करा रहे हैं। प्रेडिक्शन वाली लाइन को चलाया हमने। The first house in the test set is predicted to have a price of $10,000। तो अब आपका जो पहला पहला घर आया है वो उसकी प्रेडिक्शन, उसकी प्राइस प्रेडिक्शन $10,000 है। Here, what you should take away from this scalar regression example, regression is done using different loss function than we use for classification. Mean square error is a loss function commonly used for regression। कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है, वो ये क्या है कि रिग्रेशन जब हम करते हैं उसके डिफरेंट लॉस फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन में जो हमने यूज किए हैं उससे डिफरेंट हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो मीन स्क्वायर एरर है एज अ लॉस फंक्शन जो हम यूज कर रहे थे होते हैं। Similarly, evolution metrics to be used for regression differ from those used for classification। अब हम evolution metrics वहाँ पे हमने जो यूज किया था वो हमने तो confusion metrics भी एक दफा यूज किया था, यहाँ पे जो metrics हैं वो different है। Naturally, the concept of accuracy doesn't apply for regression। A common regression metrics is, अब इसमें जो यूज होता है वो commonly mean absolute error यूज होता है। When feature in the input data will have values in different range, each feature should be scaled independently as a pre-processing step। अगर आपके पास जो फीचर्स हैं इनपुट डेटा में उनकी रेंजेस काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो हर फीचर को स्केल इंडिपेंडेंटली किया जाएगा। जो पहले वाले हमने मॉडल ट्रेन किए थे उनके फीचर्स को हम एक साथ स्केल कर लेते थे और उसको करके उसका एक साथ एक वेक्टर बना के और उसको प्री प्रोसेस के स्टेप से गुजार देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि रेंज डिफरेंट है तो इसको हमें हर फीचर को अलग अलग तरीके से स्केल करना होगा। व्हेन देयर इज जब हमारे पास छोटा डेटा होता है, हमारे पास लिटिल डेटा होता है, तो हम के फोल्ड वैलिडेशन को यूज करें तो ये ग्रेट वे है, काफी रिलायबल है, जिससे हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो सकता है। When little training data is available, it's preferable to use a small model with free। और एक चीज और याद रखने की है कि अगर आपके पास छोटा डेटा है तो आपको चाहिए कि आप मॉडल को भी स्मॉल ही रखें। प्रैक्टिस के लिए लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करके देखें कि ज्यादा लेयर्स ऐड करने से क्या मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, क्या उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अब उसका एरर कितना आ रहा है, मीन स्क्वायर एरर कितना है। तो अगर वो चीजें बेहतर हैं तो समटाइम्स हम कुछ चीजें ऐड करके डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं, लेकिन
ये रिकमेंडेड है कि अगर तो आपका मॉडल आपके पास डेटा थोड़ा है तो मॉडल को छोटा रखें, टिपिकली ओनली 1 और 2, इन ऑर्डर टू अवॉइड सीवियर ओवरफिटिंग। और लेयर्स को भी कह रहे हैं कि टिपिकली 1 और 2 रखें, ताकि आप ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम से बच सकें। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लेयर्स को आप बढ़ा के और ओवरफिटिंग को मिटिगेट करने के लिए ऑगमेंटेशन को यूज कर लें, नॉर्मलाइजेशन को यूज कर लें, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बहरहाल कुछ चीजें रिकमेंडेड होती हैं, वो ये बता रहा है कि ये चीजें रिकमेंडेड है। द थ्री मोस्ट कॉमन काइंड्स ऑफ मशीन लर्निंग टास्क ऑन वेक्टर डेटा आर बाइनरी, मल्टी क्लास एंड स्केलर रिग्रेशन। ये जो हम डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग जो पढ़ रहे हैं, इसके जो बेसिक कॉमन टाइप्स हैं वो तीन ही हैं, क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास और स्केलर रिग्रेशन, ये तीन है। अगर हम इस सेक्शन को रैप करें अर्लियर इन द, जो समराइज हमने किया है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने लर्न किए हैं वो क्या है कि रिग्रेशन जो यूज करता है डिफरेंट लॉस फंक्शंस को यूज करता है, और डिफरेंट एवोल्यूशन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन को यूज करता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें कहता है कि यूजुअली नीड टू प्री प्रोसेस रॉ डेटा बिफोर फीडिंग इनटू अ, हम कोई भी मॉडल ट्रेन कर रहे हो, हमें तकरीबन हर डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है उसको न्यूरल नेटवर्क में डालने से पहले। As training progress, neural network eventually began to overfit and obtain worse result on never before seen data. ये चीज हमने इन चार चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ ली कि जो हमारा मॉडल जब ट्रेन हो रहा होता है, इन जनरल ऐसा हो जाता है कि वो ओवरफिट, क्योंकि ये तो प्री ट्रेन मॉडल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं और से कोई चीज़ें उठाएं तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका मॉडल ओवरफिट हो जाए, यानी कि वो ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे जवाब दे रहा हो, उसकी प्रिडिक्शन अच्छी आ रही हो, और जब उसको टेस्टिंग डेटा की तरफ लेके आए तो उसके रिजल्ट्स अच्छे, अनसीन डेटा जिसको हम नेवर सीन बिफोर डेटा, अनसीन डेटा, टेस्टिंग डेटा, ये सारा वो एक ही चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। If you don't have much training data, use a small model with only 1 or 2 intermediate layers। अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है तो आपको चाहिए कि आप छोटा मॉडल बनाएं, छोटा मॉडल करें, लेयर्स कम हो। If your data is divided into many categories, you may cause information bottleneck if you make the intermediate layer टू स्मॉल। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे आपकी कैटेगरीज जहाँ जिसमें जवाब आ सकते हैं, कैटेगरीज ज्यादा है, जैसे हमने एक रीयूटर्स वाला डेटा सेट देखा था जिसमें 46 कैटेगरीज थी, और 46 कैटेगरीज में आप एक एक प्रॉब्लम होता है ओवर फिटिंग की तरह, जिसको हम बॉटल नेक कहते हैं। और तो उसकी अब वो कब हो सकता है कि जब आपने जो इंटरमीडिएट लेयर्स हैं आपकी काफी ज्यादा स्मॉल होंगी, उसमें यूनिट्स कम होंगे और लेयर्स स्मॉल होंगे, तो वहां पे आपको अपने यूनिट्स को ज्यादा रखना होता है और लेयर्स भी आप ज्यादा रख सकते हैं। यू व्हेन यू आर वर्किंग विद द लिटिल डेटा, के फोल्ड वैलिडेशन, और अगर आपके पास छोटा कम डेटा है तो के फोल्ड वैलिडेशन जो है ये एक बेटर आइडिया है जिसमें आप अपने मॉडल को एवेल्यूएट अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा। हम एक काम करते हैं कि हम हमारे पास जो ये मॉडल है इसको हम शेयर कर देते हैं अभी वाली क्लास में भी, और फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको 7 PM वाली क्लास में भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो पूछ ले, क्योंकि आज तो काफी सारी चीजें कवर हो गई हैं। कोई चीज ऐड करना चाहे, कोई कोई क्वेश्चन करना चाहे। मैंने दोनों जगह पे नोटबुक शेयर कर दी है। अब ये है कि इसको अच्छे से देख लें। जो हमारा अगला चैप्टर है इसमें हम जनरलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, फंडामेंटल इश्यूज इन मशीन लर्निंग, वो क्या, वो मैं क्वेश्चन दे दूं।
एआई जीरो से सीख रही हो तो रिक्वायरमेंट ये है कि बस आप कंसिस्टेंट हो किसी भी जगह पे। अगर यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो जहाँ पाइथन की बिल्कुल बेसिक्स की क्लास हो रही है, ये बताओ कि पाइथन लैंग्वेज आती है आपको? उसको सीखा हुआ है या वहां से स्टार्ट करना है? पाइथन आती है ना तो बस बस मशीन लर्निंग से स्टार्ट करना है। मशीन लर्निंग में पहले हमने पढ़ी थी नंपाई लाइब्रेरी, पढ़ी थी हमने पेंडास को पढ़ा था। फिर हम ने स्लाइसिंग, नंपाई में स्लाइसिंग पढ़ी थी, मैट्रिक्स पढ़े थे, वेक्टराइजेशन पढ़ा था। और वेक्टराइजेशन मैथमेटिकली भी हमने देखा है, वेक्टराइजेशन को हमने कोड की तरह से भी देखा है। उसके बाद हमने टेंसर्स पढ़े थे, टेंसर्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रही होती है, वो चीजें देखी थी। अब हम कल, आई विल ट्राई कि हम न्यूरल नेटवर्क को और बहुत अच्छे तरीके से देखें। तो अगर इसी क्लास में आप आते रहते हो तो फिर पीछे की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके कवर ऐसे भी हो सकती हैं कि जैसे पीछे से कुछ कुछ चीज़ों को हम। मशीन लर्निंग कहाँ से सीख सकते हो? मैं ऐसा कर सकती हूँ कि एक मेरे पास रोड मैप है, उसको मैं शेयर कर देती हूँ। उस पे से टॉपिक्स ले लो। अदरवाइज अगर गूगल भी आप करोगे कि मशीन लर्निंग, आई वांट टू लर्न मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, तो वो तुम्हें बहुत सारे वो दे देंगे। बाकी सिंपली लर्न है, अगर देखा हो, आई एम श्योर तुमने देखा होगा, सिंपली लर्न है, W3 स्कूल है, कॉर्सरा है, CS50 के कोर्सेज हैं। देयर आर टू मैनी, और ये सब बिल्कुल ये बिल्कुल लाइक आसानी से हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आराम से कर सकते हो वहां पे। और बाकी एक और है, आई थिंक मैं तुम्हें बताती हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है, शायद तुम लोगों को भी अच्छा लगे, उसको देखना जरा। मैं दिखाती हूँ। ये है माइंड लस्टर के नाम से है ये, मुझे ये भी अच्छा लगता है। इसमें कोई भी टॉपिक आप सर्च करो, और सर्च करने के बाद उसके ऊपर काम शुरू कर दो। इसको अभी और रोड मैप अभी नहीं शेयर कर सकती मैं, उसको 7 PM की क्लास में शेयर, 7 PM की जो चैट है ना उसमें शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे जैसे इस पे अकाउंट बना के आपको कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दो। आपको डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिल जाएंगी, सुपरवाइज लर्निंग है, समथिंग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी। बाकी क्लास में इन टच रहो, क्लास में आते रहो, तो यहाँ पे भी चीज़ें पता चलती रहेंगी। एक टाइम आएगा 1-2 हफ्ते में कि तुम कैच कर लोगे हमें वहाँ से, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो बस ठीक है, आई थिंक इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अदरवाइज बस हम 5 मिनट में क्लास खत्म करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले की चीज़ों को डिस्क्राइब कर देती हूँ, और फिर उसके बाद अगर तुम लोग सेवन, जो जो इंटरेस्टेड हो वो 7 PM पे जाओगे। 7 PM वाली चैट में सारी नोटबुक्स भी पढ़ी हैं पिछली। हमने जो चीज़ें की थी उनमें आई थिंक आइरिस डेटा सेट था। उसके बाद हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन में आई थिंक कैट्स एंड डॉग्स किया था। उसके बाद IMDb डेटा सेट में हमने 0 to 9 डिजिट्स को लाइक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में लर्निंग की थी। देन हमारे पास था रीयूटर्स के नाम से, जो हमने कल ही, आई थिंक कल या कल, परस हाँ कल ही मैंने वो नोटबुक शेयर की थी। और आज जो नोटबुक हमने शेयर की है, सॉरी उसका नाम चेंज करना मैं भूल गई हूँ, वो अनटाइटल्ड के नाम से शेयर हो गई। इसका नाम है, इस नोटबुक का नाम भी देख लेते हैं कि क्या नाम है।
रिग्रेशन का मॉडल है हाउस प्रेडिक्शन। हाउस प्रेडिक्शन है आई थिंक। बॉस्टन हाउसिंग राइट। बॉस्टन हाउसिंग प्रेडिक्शन। ठीक है जनाब। यहाँ पे हम। अच्छा, इसको मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। और कोई क्वेश्चन किसी का हो, कोई चीज ऐड करनी हो तो, या कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज ऐसा होनी चाहिए। यस मैम, मैंने ऐड करना है कुछ। जब हमारा 12 PM पे सेशन हो रहा था तो मैं अलहमदिल्ला उसमें रेगुलर थी, लेकिन 7 o'clock मेरे कुछ और मसरूफियत थी, तो अब मैंने अपने आप को फ्री किया है और मैं इसमें रेगुलर हूँ। लेकिन मिस मैं जब से क्लास में ज्वाइन की है मैंने, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। 12 PM का जो सेशन चल रहा था उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। आप बुक से पढ़ा रहे हैं तो बुक से और आपको फिर कैच करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये भी मिस हो जाता है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर अच्छा हम तो वापस उसी चीज़ को कंटिन्यू कर सकें जो हम क्वेश्चन बेस कर रहे थे, तो उससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा, तुम्हारी आवाज थोड़ी मुझे कम आ रही है। तुम मुझे सजेस्ट करो कि तुम लोग क्या चाहते हो। मैम मुझे ज़्यादा सजेशन अच्छे क्या है। से लगता है कि जैसे हम क्वेश्चन साथ साथ कह रहे हों और प्रॉब्लम हमारे पास डाटा सेट हो और हम उसको साथ साथ देख रहे हों। जैसे बुक से ना मैं वो हो रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ कि हम कहाँ पे किस वक्त पढ़ रहे हैं, बार बार ट्रैक लूज हो रहा है। तो एक काम करो ना, जब तुम क्लास में आती हो तो अपनी नोटबुक खोल लो। लाइक कोलैब खोल लो। तुम किस पे काम कर रहे हो, कोलैब पे कर रहे हो या पाइथन यस नोटबुक मैम, जो है यस मैम, वो कोलैब पे ही कर रहे कोलैब हैं। पे करें। हाँ, तो बस जैसे जब हम स्टार्ट करेंगे और वहां पे अगर मैं लर्निंग मतलब मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ उसके कोई मॉडल ट्रेन कर रही हूँ, तो उस मॉडल को मैं पहले चैट पे शेयर कर दूंगी। उस मॉडल को तुम अपने पास खोल लो और अपने पास एक और नोटबुक खोल लो। ठीक है, दो नोटबुक हो गई। एक वो वाली, या तो फिर उसी को एडिट और कॉपी कर लो, लेकिन ना करो तो बेहतर है। वहां से तुम कोड लो और कोड को अपने पास चला चला के देखो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, और साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाओ। अगर क्योंकि हम को अगर पूरी नोटबुक मैं एज इट इज शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ ये वाली, और इसके बाद मैंने इसको चला के भी देखा हुआ है, तो फॉर श्योर इसमें एरर तो आएगा नहीं। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है जो हम अपने टीचर्स के साथ करते थे कि उसी वक्त चलाते थे, तो कोई ऐसी अगर चाइल्डिश कोई मिस्टेक कर रहे होते थे तो उसी वक्त क्वेश्चन हम पूछ लेते थे। दूसरी चीज ये कि बाद में जब अब क्लास खत्म हो गई है ना, तो लिटिल चेंजेस करके देखो अपनी नोटबुक के अंदर। और बाकी क्वेश्चंस वाली बात है तो क्वेश्चंस करो और सजेशंस भी दो। ये वाला जो मुझे जो सजेशन समझ में आ रहा है, तुम ये कह रही हो कि हम बुक से स्टिक ऑन रहें और उसी को देखें, या तुम किस तरीके से चाह रहे हो। आवाज नहीं आ रही। यस मैम, मैं इस तरह से चाह रही थी कि जिस तरह से हम पहले देख रहे थे, एक टॉपिक हम कर रहे थे, उसके बाद मेरी आवाज़ पहुंच रही है अब? बिल्कुल आ रही है। ओके, जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि हम एक टॉपिक कर रहे थे और फिर हम उस पर स्टिक रहे थे, जैसे कि आप थोड़ी सी शायद हो सकता है मुश्किल हो, मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ हमें बताएंगे, लाइक अगर जो बीच में जो बुक की रीडिंग आ जाती है तो फिर आपकी बात का और फिर बुक की बात है ना वो कंफ्यूज कर जाती है, कनेक्शन अच्छा टूट सुनो, जाता है। अब तो मेरी बात सुनो। हम बेसिकली ना बुक से पढ़ रहे हैं। बुक में जो हमारे पास वो पड़ा है, कोड पड़ा है, उसके वर्जन्स चेंज हो गए।
वो अब कोड रन नहीं होता। उसमें मुझे लिटिल चेंजेस करके उसी नोटबुक को नियर अबाउट, पिछली वाली नोटबुक इंटायरली चेंज थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस मुझे करने पड़े। तो मैंने केगल से एक नोटबुक उठा के, जो कि थोड़ी निस्बतन आसान थी, उसको चेंज करके वहां पे मैंने उसको शेयर कर दिया। अदरवाइज हम बुक को, पूरी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वर्जन्स चेंज होने की वजह से जब उसके टेंसर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो वहाँ वो एरर दे रहा होता है। तो दैट्स वाई मैं अपना कोड, जो चीज़ें मुझे लगता है कि वहाँ चेंज करके बच्चों को आसानी हो जाएगी, तो वो कोड मैं शेयर कर देती हूँ, ताकि वहाँ पे जब बुक से वो कोड उठाएं, वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो तो वो उस पर फंसे ना रहें। लेकिन बहुत बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है कि बुक से कोड लो, उसको चलाओ और उसको देखो कि ये क्यों मतलब काम नहीं कर रहा। फिर जब अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको, उसके रीजंस ढूंढो, क्योंकि वर्जन वाला